पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके जो 3 नंबर के और 4 नंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो 18 से स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उल्टा मान लेते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसे हम क्या मान लेते हैं बच्चों, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है, देखो कोई भी परिमेय संख्या जो बच्चों होती है वो पी बट्टे क्यू के रूप में होती है, जहाँ पर क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होता और पी और क्यू हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। ये सब लिखना ज़रूरी है, और अगर ये नहीं लिखोगे तो इसके नंबर कटेंगे। HCF क्या होता है, पी और क्यू का एक होता है, ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, देखो लॉजिक क्या होता है ना, अनरूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये 3 गुणे में इधर रखेंगे, हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2√2 पी एक कम पी, और ये हो जाएगा 3Q। बताइए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो √2 अपरिमेय संख्या होती है, पी बट्टे क्यू एक परिमेय है और 1/3 भी परिमेय है। परिमेय को परिमेय से गुणा करने भी परिमेय ही आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि P/3Q एक एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल आपको वैसे ही एग्जाम में लिखना है। हम जानते हैं कि √2 क्या होती है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगने पे वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे बोलोगे कि जो एक अपरिमेय और एक परिमेय बराबर हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हम यहाँ मना कर देंगे कि भैया ये जो चीज़ है ना वो कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने मना कर दिया। यानी कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी जो अवधारणा है कि ये एक परिमेय संख्या अगर होती तो बराबर आना चाहिए था, ये तो बराबर नहीं आ रहा है, तो वो गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए 3√2 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, ये हम बोल देंगे। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। अब इसके अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। तो देखो 6n की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं यदि संख्या का गुणनखंड, यदि संख्या का गुणनखंड 2m गुणा 5n का रूप होता है, n का रूप होता है, तो संख्या 0 पे समाप्त होती है। संख्या 0 पर समाप्त होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है, सो देखिए हमारे पास संख्या क्या है, 6 है। 6 का गुणनखंड करोगे 2 3 6, 3 1 कम 3, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। यहाँ 2 तो आ गया, 5 नहीं है। 2 और 5 कम से कम एक बार ज़रूर होना चाहिए, परंतु यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 के गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है। 2 और 5 ही होना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी 2 और 5 होना ही चाहिए, अनुपस्थित है। इसलिए 6n कभी भी 0 पर
समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये आप आराम से लिख देंगे, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, 19वां क्वेश्चन करते हैं हम। क्या दिया है, देखो दिया है द्विघात समीकरण दे रखा है। द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है, यानी कि व्यक्तिगत निकालना है। उसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। ए का मान क्या होता है, x² का गुणज, बी का मान क्या होता है, x का गुणज, और सी का मान क्या होता है, अचर पद। ठीक है, मूलों की प्रकृति के लिए ऐसे एग्जाम में जैसे लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। मूलों की प्रकृति के लिए क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं व्यक्तिगत। डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। बी का मान क्या है, माइनस के 3। 4, ए का मान 2, सी का मान है 5। 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। 4 दूनी 8, 8 पंच 40, घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 31। ठीक है, तो चूंकि डी बोले तो विभक्तिकर, चूंकि विभक्तिकर का मान ऋणात्मक है। ठीक है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर डी का मान माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, और अगर डी का मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होते हैं। दोनों भिन्न भिन्न मूल होते हैं। और अगर डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, दोनों के दोनों समान होते हैं। दूसरे में भी यही काम करना है। ठीक है, तो दूसरा वाला प्रश्न मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अथवा वाला है, इसे आपको खुद करना है। इस वाले को आपको खुद करना है। प्रकृति बताइए कमेंट करके कितनी होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो हमारे पास दो घन है। ये पहला घन है, घन जानते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है। इन दोनों घनों को ना जोड़कर एक क्या बनाया जाता है, एक बनाया जाता है घनाभ। एक क्या बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि जो घन की भुजा वो ए है, तो ये भी ए है। तो ये और ये जब जोड़ दोगे तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ए प्लस ए हो जाएगी। चौड़ाई वही रहेगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई ए रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये घन है, ये भी हमारा घन है। दोनों घन को जोड़ने पे क्या बनता है, घनाभ बनता है। तो प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें दे रखा है घनाभ का आयतन, सॉरी घन का आयतन, घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन दे रखा है 64। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, और 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3। घातों की तुलना करेंगे, ए का मान क्या आ जाएगा, 4। ए का मान 4 आ गया, इसलिए घनाभ की विमा ठीक है क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये हमें निकालनी है। ठीक, तो लंबाई हमारी किसके बराबर है, 2a, ए का मान है 4, तो 4 दूनी 8। चौड़ाई हमारे पास है l, सॉरी बी ए के बराबर है, तो ये है 4 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप। ठीक है, और एच भी ए के बराबर है जो कि है 4। ठीक, इसलिए प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के में क्या बोला है, घनाभ का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, L का मान क्या है बच्चों, 8, B का मान है 4, H का मान है 4,
एच का मान है 4 और एल का मान है 8। 4 अटे 32, 4 अटे 32, 4 चौको 16, तो 32 32 64 और 16 80, 8 दूनी 16, पीछे से 0, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। तो ये प्रश्न भी हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल करते हैं इसको। सो देखिए हमारे पास क्या है, एक ठोस है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार है। ये अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु है। ठीक है, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि जो त्रिज्या है दोनों की वो 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या भी है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो शंकु दे रखा है, शंकु की ऊंचाई h बराबर, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी वही है 1 और त्रिज्या r, ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसको भी r दिखा है, इसको भी r दिखा है क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है, इसलिए सेम टू सेम से प्रेजेंट किया है। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है। प्रश्नानुसार ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस ऊपर क्या है, शंकु है, शंकु का आयतन। सूत्र क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यूब और अर्ध शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आर स्क्वायर है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 2/3 और सॉरी 1/3 पाई उभयनिष्ठ है, 1/3 पाई उभयनिष्ठ है, पाई आर भी उभयनिष्ठ है, आर कितना स्क्वायर उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा 1h। पाई का मान नहीं रखना है, पाई के पदों में निकालना है। आर का मान 1 है, एच का मान भी 1 है। 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 1 कम 2 और 1 3 और 1 का वर्ग 1 होता है, 3 से 3 कटा पाई गुणा 1, पाई कम पाई, तो आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। दो संख्याएं, एक बड़ी होगी तो छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या क्या होगी बच्चों, छोटी होगी। तो मैंने बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लिया, तो यहाँ लिख देंगे माना माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या है बच्चों कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाना, बड़े में से अगर छोटा घटा दें तो 26 आएगा, ये बोला गया है। उसके बाद द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब बड़ी वाली संख्या ना छोटी वाली संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। एक संख्या और जो छोटी संख्या की 3 गुनी है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ रख दो समीकरण 1 में, x की जगह रख देंगे 3y माइनस y पहले से है, ये 26 आ गया। 2y बराबर 26, ये दो गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 3 6। ठीक है,
तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 13। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दोगे, चूँकि x बराबर आपका क्या है 3y है, y का मान है 13, तो 13 3 39, तो जो x का मान होगा वो क्या होगा 39 होगा। इसलिए इसलिए बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी, बड़ी संख्या 39 है और जो छोटी संख्या है वो हमारी 13 है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन भी आपका। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसको क्या करना है, हल करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हल करते हैं। 22वें नंबर से पहले हमारे पास क्या दिया है, दिया को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। हमें क्या दे रखा है 3x माइनस के 5y, माइनस के 4 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 4, और अगला वाला दे रखा है 9x प्लस का 2y बाईं तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, और इधर है 7। ठीक है, देखो हमने क्या किया, नेगेटिव वाला दे रखा है पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव का 2y इधर के नेगेटिव का हो गया। विलोपन विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो विधि का नाम भी लिख देना जो विधि आप लगा रहे हो। विलोपन विधि में विलुप्त करना होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ x को विलुप्त करता हूँ, या आपको y को विलुप्त करना है तो y को विलुप्त करो। देखो इसमें 2 लिखा है, y को विलुप्त करना है, इस वाले में 2 से गुणा होगा, यहाँ 5 है तो इस वाले में 5 से गुणा होगा। ठीक है, आप यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिख दोगे। देखो 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6x, 2 5 10, 2 चुके 8, 5 से गुणा करोगे 9 5 45, 5 दूनी 10y, और 7 5 35। ठीक है, देखो चिन्ह समान होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा घटाने पर प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस कटा, 45 में 6 घटाएंगे, ये आ जाएगा कितना 39x माइनस का, और यहाँ से 35 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों कितना 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा, और इसने हासिल दिया था तो यहाँ से 2 बचा, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव कटा, ये 39 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, 3 9 27, 3 कम 3 3 3 9, तो x का मान आ गया 9/13। ठीक है, पहला आंसर तो ये मिल गया। अब x का मान किसी भी एक समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख दो। ठीक है, चूँकि समीकरण 1 हमारे पास क्या है 3x माइनस के 5y बराबर 4 है। ठीक है, तो x का मान क्या है 9/13, प्लस के 4 इधर के माइनस क्या हो गया, माइनस के 5y इधर के प्लस के 5y, तो घटाओगे और पहले गुणा करोगे, 9 3 27 बट्टे में 13। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। लॉसअप आ जाएगा 13 13 चुके कितना 52। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 में 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 बचेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, माइनस के 25 बचा, बट्टे में है 13, और इधर है 5y, ऊपर ऊपर है कट जाता है 5 बचे 25, तो y का मान आ गया माइनस के 5/13। x का मान आया था 9/13 और y का मान आया माइनस के 5/13। ठीक है जी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सीधी खड़ी है, मतलब धरती के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी वो। धरती के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 22वां है। देखो हमारे पास क्या है, ये मीनार है और ये हमारी धरती है। धरती से एक बिंदु, धरती पर एक बिंदु लेना है जो मीनार से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने 15 मीटर दूर है, और जो उन्नयन कोण बना रही है वो कितना बना रही है 60 डिग्री का बना रही है। तो हमसे क्या बोला प्रश्न में कि भैया मीनार की ऊंचाई निकालो। मान लेते कि मीनार की ऊंचाई h है, यहाँ लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई h है, ये आपने नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको नाम दे दो त्रिभुज का ABC। प्रश्न पढ़ के चित्र बढ़िया बन गया ना। अब आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज ABC में लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज
ABC में। ABC में क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, जो हमें निकालना है और जो हमें पता है उसके बीच संबंध लगाते हैं। और आपको पता है भैया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये लंब है, ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, फिक्स होता है ये। और ये लंब है, ये कर्ण, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लंब निकालना और आधार पता है, यानी कि AB बट्टा BC। और बच्चों लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, 60। आपको अगर ये सूत्र पता नहीं है तो ये ट्रिक आपको भी याद होगी। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है, K का मतलब कर्ण है, ये आप जानते होंगे। यहाँ से क्या होता है, साइन, यहाँ से होता है कॉस, यहाँ से होता है टेन। ठीक है, नीचे से होता है कॉसेक, ऊपर से यहाँ से होता है सेक, और नीचे से यहाँ तो कॉट। तो देखो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो AB H है, BC का मान 15 है, tan 60 का मान √3। ये बट्टे का इधर के गुणे में लग जाएगा, 15 √3 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 15 √3 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक है, अब जो आसान हो, चॉइस अगर दी है आपके पास तो जो आसान हो वही करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जो अभी हमने किया वो ज़्यादा आसान था, अब ये वाला भी हम करेंगे। कहते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या बोल रहा है, एक हमारे पास 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन ज़मीन पे खड़ा होगा, ये ज़मीन है, और एक केबल टावर है, ये हमारा केबल टावर है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि 7 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है, और इस बिंदु से और इस टावर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण बनाने के लिए इसके समांतर रेखा लेनी पड़ेगी। जो उन्नयन कोण है वो कितना का बनाता है, वो बनाता है 60 डिग्री का। यहाँ से जब देखता है तो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। और इसी बिंदु से इसके पाद का जो अवनमन कोण है, इसके पाद का जो अवनमन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो बोल रहे हैं 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे बोल रहे टावर की ऊंचाई, देखो अगर ये 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 7। तो मैं इस ऊंचाई को क्या नाम दे रहा हूँ, H दे रहा हूँ। अगर हम टावर की ऊंचाई H में अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो मुझे टावर की ऊंचाई मिल जाएगी, है कि नहीं। तो इसका नाम दे दिया ABCDE। देखो ऐसे त्रिभुजों में जहाँ 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना, उनको हल करो, आंसर आ जाएगा। हमें H चाहिए, H में जैसे ही 7 जोड़ूंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले वाले की तुलना में ज़्यादा थोड़ा सा लंबा है, और आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए जो एग्ज़ाम में आसान हो और जो कम समय लेता हो। तो आसान तो ये भी है, लेकिन कम समय पहला वाला ले रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। अब देखो ऐसे त्रिभुज जिसमें 2 समकोण त्रिभुज बने, और ये हमें निकालना है, कुछ को दिया है पता ही नहीं है। तो ये 7 है, देखो, और ये भुजा और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। कैसे, जो इसका मान होगा, मैंने मान लिया कि ये x है, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी तो x है। ये 7 है, ये 7 है, ये x है, ये x है, तो मुझे इस भुजा को लेना ही पड़ेगा। तो माना करके लिख देना, माना DE। हमारे पास DE को हमने h माना है, और BC को हमने क्या माना है, x माना है। BC x है, तो AD भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ पहले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो AB पता है, BC आपको निकालना पड़ेगा। BC दोनों में उभयनिष्ठ है ना, ये आपको चाहिए होगा। और कोण के सामने वाली भुजा, देखो यहाँ अगर 45 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 45, क्योंकि ये इसके समानांतर है, एक अंतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 45। AB का मान है 7, BC का मान है x, और tan 45 का मान होता है 1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, x एकम x, 7 एकम 7, तो x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब नेक्स्ट दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ADE में। ठीक है, AD निकालना है और AD हमें पता है। ठीक है, AD निकालना है और AD हमें पता है, संबंध लगा दिया।
कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधा, लंब बटे आधा टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ए डी का मान है एच और ए डी का मान है एक्स, टेन 60 का मान √3, बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा और एक्स का मान उठाकर यहाँ पर रख दोगे, कितना है 7, 7 √3 ये आ गया। लेकिन इसलिए अब टावर की ऊंचाई निकाल लो, इसलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या होगी h+7, h+7। तो h का मान है 7 √3, 7 ऊपर ले लो, यहाँ √3 बचेगा, 7 एकम 7। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित 35 नगरों की साक्षरता दर्शाती है माध्य साक्षरता दर निकालनी, आपको माध्य निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, कौन सी विधि नहीं बोली है, जो विधि आपको अच्छी लगे वो उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, देखो हमें सबसे पहले जो दिया है बना लेते हैं। पहले वर्ग अंतराल होते हैं, उसके बाद बारंबारता होती है, उसके बाद वर्ग चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, वर्ग अंतराल दिया होता है, बारंबारता दी होती है, हमें वर्ग चिन्ह निकालना होता है। तो देखो वर्ग अंतराल प्रश्न में दे रखा है 45 से 55, फिर दे रखा है 55 से 65, सब में 10 का अंतर दे रखा है, ये फ़ायदा है हमारा। 65 से 75, 75 से 85 और अगला वाला है 85 से 95 और यहाँ लिख दोगे टोटल या कुल। एफ हमें दे रखा है प्रश्न में 3, 10, 11, 8, 3, इन सबको जोड़ोगे प्रश्न में बोल ही रखा है कि 35 नगर है ना, इनको जोड़ोगे तो 35 आएगा। एक्स कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर दें, कितना आ जाएगा 100 का आधा करेंगे तो 50, सभी में 10 का अंतर है, 10 जोड़ते जाओ, 60, 70, 80, 90। सबसे आसान विधि जो होती है माध्य निकालने की वो होती है प्रत्यक्ष विधि। और x के मान देखो पीछे 0 है तो भूल ही जाओ, 5, 6, 7, 8, 9 है तो आसान हो जाता है गुणा करना। तो fx लगा दिया, क्या होता है 5 तिया 15, पीछे से 0, 6 कम 6, पीछे से 2 0, 11 7 77, पीछे से 1 0, 8 8 64, पीछे से 1 0, कितने हैं 5 है ना, और 9 3 27, पीछे से 1 0, 0, 5 और 7 12 और 4 16, 16 और 4 16 कितना हो जाएगा 7, 23, 23 का 3 हासिल लगा 2, देखो यहाँ से 7 और 7 14, 14 और 6 20, 22 हासिल 2 था, कितना हो गया 24। तो हम निकालेंगे, हम लगा रहे प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य एक्स बार बराबर जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल। एफ एक्स का कुल योगफल आया है 2004 और बट्टे में क्या है 35, भाग दो, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 6 30। अब हमें भाग देना है 7 से 486 में, 7 5 35, 7 6 42, तो यहाँ से बचेगा 6, ये 66, 7 8 56, 7 9 63, घटाएंगे तो 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे तो 7 चौके 28। ठीक है, दशमलव के स्थान तक ले लोगे और 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14, बस यहीं पे छोड़ दो, दशमलव के 2 स्थान तक ले लीजिए, वही बहुत है। तो आंसर आ जाएगा 69.42 और यहाँ लिख देना लगभग में। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं निम्नलिखित 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालिए। हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक सबसे आसान होता है, ठीक है, बहुलक का आपको सूत्र मालूम होगा। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस में F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये होता है। सो देखो बच्चों,
ये एफ बारंबार का कॉलम है। सबसे पहले चीज़ नोटिस करनी है कि वर्ग अंतराल सही है कि नहीं। 20 पे ख़त्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 40 पे ख़त्म हो रहा है, 40 से शुरू हो रहा है, वर्ग अंतराल सही है। सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो, कितनी है, 61। तो ये हमारा F1 है। F1 के बाद वाला F2 होता है और उससे पहले वाला F0, और F1 के ऊपर वाला जो होता है उसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। चूँकि बहुलक वर्ग जो है हमारा वो है 60 से 80, ठीक है, 60 से 80 है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, L बराबर 60। कितने कितने का अंदर है, 20 का अंदर है, तो H हमारा 20 है, F1 हमारा 61 है, F0 हमारा 52 है और F2 हमारा 38 है, ठीक है। अब सभी मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे। L का मान कितना है, 60, F1 हमारे पास है 61, F0 हमारे पास है 52 और H हमारे पास है 20। 2 61 दूनी 122, F0 है 52 और F2 है 38, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60, 61 में से 52 घटाओगे 9 आ जाएगा, 9 ये गुणे में ये हो जाएगा 90। 122 में से अब 90 घटाओगे, ठीक है, 60, ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 32। इसको तुम थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है ना, तुम्हें तुम्हारा आंसर आराम से मिल जाएगा। तो काटो पहले, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 9 18, 0 और घटेगा, ठीक है, और घटेगा। तो यहाँ से देखो और काटेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ठीक है। सो देखिए अब क्या करोगे, अब भाग दे दोगे 8 से 45 में, 45 में भाग देना है 8 से, तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, इतना आ जाएगा 5.625। तो हमें क्या करना है, 60 में जोड़ देना है 5.625, तो आंसर आ जाएगा 65.25, 625, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफिशियल्स, ठीक है, बोर्ड्स के मॉडल पेपर के क्वेश्चन जो 3 नंबर और 4 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट वो बता रखे। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ पढ़ा रखा है, नई NCERT बुक पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।